प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपना पहला मंत्रिपरिषद विस्तार कर सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर को देश का नया रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। अभी वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली के पास वित्त के साथ रक्षा मंत्रालय का भी प्रभार है। इसके साथ ही मोदी कई मंत्रियों को मंत्रिपरिषद मिला सकते हैं तो कुछ के मंत्रालय बदल सकते हैं। मनोहर पारिकर ने बुधवार को दिल्ली में पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और फिर पीएम मोदी से मुलाकात की। मोदी से मुलाकात के बाद हालांकि पारिकर ने मोदी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया। इस बारे में पूछे गए सवाल पर पारिकर ने कहा कि पीएम मोदी ने उनसे अमित शाह और फिर पीएम मोदी से मुलाकात की। मोदी से मुलाकात के बाद हालांकि पारिकर ने मोदी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया। इस बारे में पूछे गए सवाल पर पारिकर ने कहा कि पीएम मोदी ने उनसे कैबिनेट में शामिल होने को लेकर बातचीत नहीं की। बैठक में सिर्फ गोवा मुद्दे पर बातचीत हुई। सर आप नीचे देखिए ना प्लीज, खुश होंगे। सूत्रों के मुताबिक पारिकर का मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना करीब करीब तय है। बताया जा रहा है कि रविवार को शाम 5 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पारिकर के अलावा सुरेश प्रभु, जयंत सिन्हा समेत 9 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में करीब 10 मंत्री शामिल हो सकते हैं। नजमा हेपतुल्लाह की मंत्री पद से छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को होने वाले नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल में करीब 10 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। हरियाणा के जाट नेता वीरेंद्र सिंह, बिहार से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह या अश्विनी चौबे, राजस्थान से जीएस शेखावत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलों पर जोर है। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। नजमा हेपतुल्लाह की मंत्री पद से छुट्टी हो सकती है। हेपतुल्लाह के बारे में बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। राधा मोहन सिंह को कृषि मंत्रालय से ग्रामीण विकास मंत्रालय में शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राधा मोहन सिंह के कामकाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे और पहली बार सांसद बने जयंत सिन्हा, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे और सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्तार अब्बास नकवी को भी मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर नए मंत्रियों को शामिल किया जाता है तो मई महीने में मोदी सरकार के बनने के बाद ये पहला कैबिनेट फेरबदल होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से शुरू होगा, लिहाजा नए मंत्रियों के पास सदन का सामना करने की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में आज गैर बीजेपी दलों को लंच पर इनवाइट किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने की मुहिम शुरू कर दी है और इसके लिए मुलायम ने आज लंच का आयोजन किया है। लंच के लिए मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी और बीजेपी को छोड़कर कई दूसरी पार्टियों को आमंत्रित किया है। मुलायम सिंह इस लंच का आयोजन दोपहर 12 बजे अपने दिल्ली आवास पर करेंगे। मुलायम ने अपनी लंच पार्टी में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी, जेडीएस के एचडी देवेगौड़ा और आईएनएलडी के अजय चौटाला समेत कई दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। दरअसल मुलायम इस लंच के बहाने अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे और केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने का खाका तैयार करेंगे। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी अपने दामाद को पीएम बनाकर बुरे फंस गए हैं। हालांकि उन्होंने दामाद से इस्तीफा ले लिया है। अपने दामाद को पीए रखने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खिरते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के नियमों का उल्लंघन कर आखिर कैसे मुख्यमंत्री मांझी ने अपने दामाद को अपना पीए रख लिया, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री इस सवाल से साफ बचते दिखे, लेकिन सरकार का पुराना नियम उनके गले की फांस बन गया है। नेता विपक्ष सुशील कुमार मोदी ने भी मांझी पर निशाना साधा है और कहा कि उनके पीए से पैसा वसूल किया जाना चाहिए। अत्यंत आपत्तिजनक है और अगर ऐसी कोई बात है तो मुख्यमंत्री के वेतन से उसका पैसा वसूला जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगने और बीजेपी की तरफ से इस मामले को उछाले जाने के बाद बुधवार की देर रात देवेंद्र मांझी ने मुख्यमंत्री के पीए के पद से इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के निजी सचिव को भेज दिया है। देवेंद्र मांझी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद हैं। वैसे तो साल 2010 से ही जीतन राम मांझी के पीए के पद पर तैनात थे, जब वो नीतीश कैबिनेट में एक मंत्री थे, लेकिन वो जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पीए कैसे बने, इस पर सवाल उठ गया है। बता दें कि सरकारी सर्कुलर में ये साफ लिखा है कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री अपने किसी रिश्तेदार को अपना पीए नहीं बना सकता। फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री मोदी को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने सूची में मोदी को 15वें स्थान पर रखा है और वो पहली बार इसमें शामिल हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सूची में पहले स्थान पर हैं। दुनिया की 72 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36वें,
आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल 57वें और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला 64वें स्थान पर हैं। पत्रिका ने मोदी के बारे में कहा है कि भारत का नया रॉक स्टार बॉलीवुड से नहीं है, वो तो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री है जिन्होंने मई में आम चुनाव में विशाल जीत के साथ कार्यभार संभाला और जो गांधी परिवार के दशकों लंबे शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आए। फोर्ब्स ने उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी बताया है और 2002 के गुजरात दंगों का संदर्भ दिया है जबकि मोदी वहां मुख्यमंत्री थे। मैगजीन ने कहा है कि मोदी को अपने गृह राज्य गुजरात में बड़ी पुनर्निर्माण परियोजनाओं का श्रेय जाता है। उनकी सरकार ने देश के बाकी हिस्सों में भी आर्थिक कायाकल्प का वादा किया है। इस साल की सूची में 12 नई हस्तियां हैं जिनमें मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल-सिसी शामिल हैं। पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर हमला कराने वाला संगठन जमात-उल अहरार ने प्रधानमंत्री मोदी से बदला लेने की धमकी दी है। वाघा सीमा पर पाकिस्तान की ओर से रविवार को आत्मघाती हमला करने वाले आतंकवादी संगठन ने अब भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जमात अहरार के प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा है कि हम कश्मीर और गुजरात के निर्दोष लोगों का बदला लेंगे। अगर हम इस पार हमला कर सकते हैं तो दूसरी तरफ भी ऐसा किया जा सकता है। एहसान ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान और भारत दोनों की हुकूमतों को संदेश देने के लिए था। इस खबर के सामने आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा सलाहकारों ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी है। एहसान ने कहा कि ये फिदायीन हमला हाफिज हनीफुल्लाह नाम के शख्स ने किया है। बता दें कि जमात अहरार के अलावा जंदुल्ला और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के मेहर महसूद ग्रुप ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन जानकार मानते हैं कि हमले में जमात अहरार का ही हाथ है। मायावती के 100 करोड़ ऑफर का दावा करने वाले बयान पर सांसद अखिलेश दास ने पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद अखिलेश दास ने बुधवार को मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीएसपी सुप्रीमो बिना पैसे के किसी को टिकट नहीं देती। अखिलेश दास का कहना है कि मायावती विधायक के लिए चुनावी टिकट के एवज में 1 करोड़ रुपए लेती हैं। 3 नवंबर को बीएसपी में सभी पदों से इस्तीफा देने वाले अखिलेश दास ने कहा कि 1.5 महीने पहले मायावती ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों से 10 लाख रुपए की राशि ली थी। प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूँ 10-10 लाख रुपए हर विधायक जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो सांसद हैं, सांसदी का टिकट चाहते हैं या वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सबको हरियाणा चुनाव के लिए और महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार के लिए ये कहा गया कि पैसे जमा करने 10-10 लाख रुपए। अखिलेश दास ने ये आरोप तब लगाए हैं जब खुद मायावती ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अखिलेश दास ने राज्यसभा टिकट के लिए उन्हें 100 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मायावती ने कहा कि राज्यसभा का दोबारा सदस्य बनाए जाने के इच्छुक अखिलेश दास ने उनसे दिल्ली में बात की थी और कहा था कि वो जितना चाहे धन ले ले। बता दें कि अखिलेश दास का राज्यसभा में कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अखिलेश दास उत्तर प्रदेश में कई शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं। बीएसपी ने राजाराम के साथ मुरादाबाद से दलित नेता वीर सिंह को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। झारखंड में बीजेपी आजसू गठबंधन के बाद नेताओं का विरोध शुरू हो गया है। झारखंड में बीजेपी और आजसू के गठबंधन पर अध्यक्ष अमित शाह ने मोहर लगा दी है। बीजेपी ने अपने खाते से आजसू के लिए 8 सीटें छोड़ी हैं। गठबंधन की घोषणा होते ही दोनों पार्टी के नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय से लेकर आजसू के प्रमुख सुदेश के घर का घेराव और हल्ला बोलना शुरू कर दिया। टिकट की आस में दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेता वापस अपने अपने घर लौटने लगे हैं। गठबंधन और बीजेपी की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाने वाले नेता अब दूसरे दल का रुख कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कार्यालय में कुछ देर तक तालाबंदी भी कर दी। इस गठबंधन से आजसू कार्यकर्ता भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कौन सी परिस्थिति आई जो आज झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी के हाथों में बेचने का काम किया है? इसलिए आज कदापि यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल आजसू गठबंधन से पहले तक अपने कार्यकर्ताओं से 81 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा करती रही है। वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी क्षेत्रीय पार्टियों को झारखंड में नुकसानदेह बताते रहे हैं। आसाराम के रियायत दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में जेल में बंद आसाराम बापू के अनुयायियों ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आसाराम के बेटे नारायण साईं की शुरू की ओजस्वी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी ओम जी ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नारायण साईं भी बलात्कार के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। ओम जी ने कहा कि दिल्ली में हमारी पार्टी सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। अगर हम बहुमत नहीं भी हासिल कर पाए तो भी हम संख्या के लिहाज से ऐसी स्थिति में होंगे कि हमारे समर्थन के बगैर दिल्ली में कोई सरकार संभव नहीं होगी। दिल्ली में हम अपनी ताकत दिखाएंगे
में बापूजी का आशीर्वाद से, यदि बापूजी कहेंगे तो सरकार हम बनाएंगे, यदि बापूजी यदि हमको इजाजत नहीं देंगे तो हमारे समर्थन से सरकार बनेगी। पार्टी की राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार मुकेश जैन ने कहा है कि जेल में आसाराम के साथ हुई बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। जैन ने कहा कि हमने मंगलवार को जेल में आसाराम से भेंट की और उनसे संकेत मिलने के बाद ही हमने चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया है। अपने आश्रम में किशोरी पर यौन उत्पीड़न के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किए गए आसाराम तब से जोधपुर सेंट्रल जेल में है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा का विमोचन बुधवार को किया, जिस मौके पर उनकी पत्नी अंजलि ने कुछ अहम बातें बताई। को अपनी आत्मकथा प्लेइंग माई वे का विमोचन किया। सचिन ने मंच पर अपनी बेटी सारा तेंदुलकर की मौजूदगी में अपनी किताब की पहली कॉपी कोच रमाकांत आचरेकर को सौंपी। समारोह में भारतीय क्रिकेट के 2 दौर के दिग्गज मौजूद थे। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से पिछले साल संन्यास ले चुके इस दिग्गज खिलाड़ी ने विमोचन कार्यक्रम से कुछ देर पहले किताब की पहली प्रति अपनी मां को भेंट की। इस तस्वीर को सचिन ने ट्विटर पर साझा किया है। इस मौके पर गावस्कर ने याद किया कि पहली बार वो कैसे तेंदुलकर से मिले और पहली नजर में ही उनकी प्रतिभा से प्रभावित हो गए। गावस्कर ने कहा कि हेमंत वेनगांवकर और अनिल जोशी ने मुझे सचिन से मिलाया और मुझे उसकी बल्लेबाजी देखने को कहा। संभवतः उस समय मैं अपना क्रिकेट खत्म कर चुका था। वहीं इस मौके पर सचिन की पत्नी अंजलि ने कहा कि वो पहली बार सचिन के घर पत्रकार बनकर गई थी। अंजलि ने कहा कि सचिन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि लड़की के लिए मेरे घर आना मुश्किल होगा, तुम पत्रकार बनकर आ सकती हो। इसलिए मैं पत्रकार बनकर पहली बार सचिन के घर गई। अंजलि ने यह भी बताया कि सचिन से पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने नारंगी रंग की जो टी शर्ट पहनी थी वो आज भी उनके पास है। नोएडा के कई सामाजिक संगठन चमोली गढ़वाल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं। नोएडा के कई सामाजिक संगठनों द्वारा एकजुट होकर पहाड़ों के दुर्गम इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए शिविर लगाया जाएगा। ये शिविर बिना किसी सरकारी मदद के लगाया जाएगा। शिविर का चमोली गढ़वाल में जोशीमठ के गांधी मैदान में आयोजन किया गया है। इस शिविर में नोएडा के बेहतर अस्पतालों के 25 डॉक्टरों के साथ 40 पैरामेडिकल स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं। इस हाल के कैंप में टीम के सदस्य पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को अपनाते हुए लोगों को साफ सफाई का संदेश देंगे। इस शिविर में 2500 से ज्यादा मरीजों को ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियों की जांच के अलावा निःशुल्क दवाइयां बांटी जाएंगी। इसके लिए 11 गाड़ियों और 2 एम्बुलेंस में दवा लेकर टीम रवाना हो गई है। इस संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए इनके लिए ये एक मिशन बन गया है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ के लोगों को एजुकेट करना और वहाँ के लोगों को दवाई पहुँचाना। हर 6 महीने में हम कराते हैं इधर, और वो इसलिए कराते हैं कि वहाँ के लोग, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं करते। 2007 में पहली बार गढ़वाल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। धनबाद के झरिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक शख्स को ISIS की टी शर्ट में देखा गया। धनबाद के झरिया में मुहर्रम के दौरान एक शख्स को देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस शख्स के हाथों में पाकिस्तान का झंडा और टी शर्ट पर कुख्यात आतंकी संगठन ISIS का नाम लिखा हुआ था। मुहर्रम के दौरान आतंकवादी संगठन ISIS के टी शर्ट पहने एक शख्स खुलेआम अपना करतब दिखा रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये थाने के नजदीक अपना करतब दिखा रहा था और पुलिस यहाँ मुस्तैदी से गश्त कर रही थी, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की नजर इस पर नहीं पड़ी। हालांकि दूर दराज से आए मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों की नजर ISIS की टी शर्ट पहने इस युवक पर पड़ी और सभी उसे देखकर दंग रह गए। इतना ही नहीं, युवक की टी शर्ट पर ISIS के साथ पाकिस्तान भी लिखा था। इसके अलावा उसके हाथों में पाकिस्तानी झंडा था जिसे वो खुलेआम लहरा रहा था। चश्मदीदों की माने तो उनका कहना था कि युवक घंटों पाकिस्तानी झंडा लिए इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अखाड़ों वालों ने ही युवक को वहां से हटाया। हालांकि कुछ घंटे बाद पुलिस ने आतंकी संगठन ISIS की टी शर्ट पहनकर हाथों में पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के आयुर्विज्ञान नगर में एम्स की नर्स के घर चोरों ने लाखों का सामान उड़ा लिया। दिल्ली में आए दिन हो रही चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला है दिल्ली के आयुर्विज्ञान नगर का, जहां पर चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 1 लाख रुपए कैश और डायमंड और सोने की ज्वेलरी समेत लाखों रुपए का सामान साफ कर दिया। चोरों ने जिस घर में वारदात को अंजाम दिया वो घर एम्स हॉस्पिटल की सीनियर नर्स कविता वर्मा का है। कविता अपने पति और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहती हैं। वारदात के वक्त कविता और उनके पति ड्यूटी पर गए हुए थे, जबकि दोनों बच्चे कॉलेज गए हुए थे। शाम को जब कविता घर लौटी तो घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था और कमरों में रखी अलमारियों के लॉक भी टूटे पड़े थे। घर का इस तरह का नजारा देखकर उनके होश ही उड़ गए। कविता की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लेकर चोर फरार हो चुके थे। एक्चुअली आज जब हम उठे तो हम अपने रूटीन वर्क पे ही गए, और जब शाम को मैं 4:15 बजे के करीब वो यहाँ आई तो घर में देखा कि सारे ताले वगैरह सब टूटे हुए थे।